एक जज हैं जिनको तमाम सवर्ण पत्रकार जो है वो सबसे ईमानदार कहते हैं, जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़। अभी वो अमेरिका में हैं सोशल जस्टिस पर बोलने के लिए, और सोशल जस्टिस पर, दलित इश्यूज पर बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही कोलिजियम के लिए उनकी सिफारिश के लिए कलम चलता है तो सिर्फ मिश्रा, मालवीय ही दिखते हैं। और सोचिए इस समय की सबसे बड़ी खबर है, मैं कुछ खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए कि टिकट बंटवारे को लेकर लगातार जो बखेरा है वो बढ़ता जा रहा है, और एक जज हैं जिनको तमाम सवर्ण पत्रकार जो है वो सबसे ईमानदार कहते हैं, जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़। अभी वो अमेरिका में हैं सोशल जस्टिस पर बोलने के लिए, और सोशल जस्टिस पर, दलित इश्यूज पर बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही कोलिजियम के लिए उनकी सिफारिश के लिए कलम चलता है तो सिर्फ मिश्रा, मालवीय ही दिखते हैं। तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट में पिछले 2018 से मतलब 5 सालों में 567 जज बनाए गए हैं, जिसमें मात्र 67 ओबीसी, 17 एससी और 7 जो है वो शेड्यूल ट्राइब है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, शुरुआत करते हैं फिलिस्तीन से। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो सोचिए, पिछले 75 सालों में 5 बार से ज्यादा समय इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया। 20 लाख की आबादी है फिलिस्तीन की, 5000 से ज्यादा बच्चे, मासूमों को बम से मार दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आपके घर में घुस जाए, आपको चारों तरफ से घेर दे, उसके बाद भी आप कैसे जीते होंगे फिलिस्तीन के लोग, कल्पना कीजिए। चारों तरफ से इजराइल ने बैरिकेड कर दिया, एक रास्ता छोड़ रखा है उनके लिए। वो दुनिया के दूसरे देश में जा नहीं सकते हैं बगैर इजराइल की मर्जी से। मतलब 20 लाख फिलिस्तीनियों को गुलाम बना रखा है। लेकिन अब लगभग मामला साफ है। पिछले बार युद्ध जब हुआ था, इजराइल जब हमला किया था, तो यूरोप के मुस्लिम राष्ट्र एकजुट हुए थे, लेकिन वो उतने मुखर नहीं थे, और तब उन्होंने अमेरिका, मैक्सिको, इनका तेल बंद कर दिया था। इस बार ये लोग मुखर हैं। इस बार ईरान हमला की तैयारी में है, लेबनान हमला कर चुका है, लगभग सारा का सारा मुस्लिम राष्ट्र एकजुट है, और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा भारत में भक्तों के अलावा जो इजराइल का समर्थन करता हो। पूरी दुनिया में इजराइल को कंडेम किया जा रहा है, और सबको पता चल गया इस युद्ध के बाद। सोचिए ये क्यों पता चला? सोशल मीडिया की वजह से पता चला। अब तक जैसे भारत में मनु मीडिया है, भारत में जैसे सवर्णों की मीडिया है, भारत में जैसे 52 की मीडिया है, वैसे ही यूरोप में और पूरी दुनिया में बीबीसी, सीएनएन, तमाम गोरों की मीडिया थी। लेकिन अब मुसलमानों के पास भी अपना अखबार है और मीडिया है, खासकर अल जजीरा, कतर न्यूज जैसे, और उन्होंने पोल पट्टी खोल दी। और उसके बाद सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, ये पूरी दुनिया में जाता है, और इसने सबसे ज्यादा इजराइल की पोल खोल दी। जैसे भारत में मनुवाद की पोल खुल गई, वैसे ही पूरी दुनिया में इजराइल इसलिए अब सामने आ गया कि एक एक तस्वीरें इजराइल की जो है वो कैमरे पर आ रहा है सोशल मीडिया। सोचिए ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक ना होता तो दुनिया को पता ना चलता कि ये कितना बड़ा आतंकवादी बेंजामिन नेतन्याहू है, और किस तरह से वो अपनी ताकत का धौंस 20 लाख फिलिस्तीनियों को खत्म करने में लगा रहा है। और कौन लोग इजराइल का समर्थन करते हैं? जो धार्मिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों का विद्रोह करते हैं। आपको याद है भारत में एक शख्स ने ट्रेन में गोली चलाई थी, उसमें एक मीना, आदिवासी समाज के लोग, अधिकारी मारे गए थे और मुसलमानों को मार दिया था। आज उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक था। तो एक एक खबर की विश्लेषण बताऊंगा। सोचिए वो मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक था, और उसने जो किया जानबूझकर किया। तो नफरत किस तरह से आदमी को भर देता है। रेलवे सुरक्षा बल के दिमाग में था, जिसमें मुसलमान मारे जा रहे थे, वही नफरत आपको इजराइल को समर्थन करने के लिए मजबूर करता है। और भारत में जो इजराइल का समर्थक है, वही यहां दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों का शोषक है। ये लोग 2000 साल से जातिवाद के नाम पर शोषण कर रहे हैं, और अब ये धर्म के नाम पर भी अब उग्र हो गए हैं। पहले ये धर्म के नाम पर शोषण नहीं कर रहे थे, क्योंकि बीच में मुगलों का दौर रहा, वहां इनकी बोली नहीं निकली, वो मुगल मुस्लिम थे। फिर अंग्रेजों का दौर रहा, वहां भी इनकी बोली नहीं निकली, वो तो क्रिश्चियन थे या यहूदी थे। बीच में इनका अपना शासन रहा उसके बाद पीछे।
इनकी बोली तब से निकलने लगी है, मुसलमानों से नफरत हो गई जब डेमोक्रेसी आया है। और ये हिंदू बनकर धर्म के नाम पर अपने सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। और उसका नतीजा देखिए, मध्य प्रदेश, कांग्रेस हो या बीजेपी, मध्य प्रदेश में 30-30 ब्राह्मणों को टिकट दिया है, ठाकुरों को भी लगभग इतना ही टिकट दिया है। 30 ठाकुर 30 ब्राह्मण, बीजेपी और कांग्रेस ने। जहां एक तरफ इनके लिए लूट मची, वहीं कुशवाहा को 4 और 3 यादवों को 4 और 3 कुशवाहा को 7-7 यादव को टिकट दिए हैं। और लोधी को 11 कांग्रेस ने 7 दिया है, बीजेपी ने 11 और कांग्रेस ने 7 दिया है। कुर्मी को बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने 8 दिए हैं। बाकी ओबीसी जातियां सस्ते में निपटा दी गई। SC/ST रिजर्व सीट के बाहर एक भी सीट नहीं है। आप इन पार्टियों का खेला समझ रहे हैं। तो ये इस वजह से हो रहा है कि बहुजन समाज के लोगों को भी बहुजन पार्टियां नहीं चाहिए। और जब तक आप सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू को वोट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं कांग्रेस में क्या दिखता है। और सोचिए, आज पुल ढह गया, कहां? गुजरात में, गुजरात मॉडल, पालनपुर, ठीक अहमदाबाद के बगल में है, ज्यादा दूर नहीं है। जब आप दिल्ली से अहमदाबाद जाएंगे तो उससे पहले ही पालनपुर पड़ता है। पालनपुर नहीं, पालनपुर। वहां जिस तरह से वो ब्रिज गिर गया, मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, बहुत ही डरावना है। सोचिए, यही पुल कहीं और गिरता तो मीडिया इस्तीफा ले लेती, लेकिन बीजेपी का पुल गिरा है, कौन बताएगा। और सोचिए, ठाकुर 29 और ब्राह्मण 29 और ठाकुर 31 टिकट दिया है, किसने? कांग्रेस ने। और भाजपा ने ठाकुर 29 और ब्राह्मण 30। उसके बाद सोचिए, इतना ही मात्र टिकट दिया है, उसके बाद भी लोग इसको, मतलब 50% से ज्यादा टिकट रिजर्व अनरिजर्व में सिर्फ 10% लोगों को दिया जा रहा है। देते रहिए आप लोग बीजेपी कांग्रेस। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी पैसे वालों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी जो है ये जनाधार वाली पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। और इससे आपको बचना पड़ेगा। और सोचिए, पंडित DY चंद्रचूड़ ने जाति व्यवस्था के खिलाफ एक जोरदार भाषण दिया, जिसे सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी ऑफिस गए और स्वजातीय रुद्र प्रकाश मिश्रा और रमेश चंद्र मालवीय को पटना हाईकोर्ट का जज बनाने की कोलेजियम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी। तो सोचिए, श्री प्रकाश मिश्रा, श्री रमेश चंद्र मालवीय सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही जज बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर देश भर में आंदोलन चलना चाहिए। जब तक SC/ST OBC के लोग मीडिया जुडिशियरी में अपनी भागीदारी नहीं करेंगे, उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। और सोचिए किस तरह से RS परवीन, अकेला आदमी, एक RS परवीन ने पूरे देश में, पूरी भारत की राजनीति को बदल दिया है। तो सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये देश को समझना पड़ेगा। और ये बाबा साधु, सोचिए क्या होता है। ये साधु परमहंस जो है, वो कह रहा है कि हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने के लिए 4 आदमी तैयार रखा है। सोचिए, ये आदमी सरेआम धमकी दे रहा है, उसके बाद भी इसको गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे हो सकता है। तो ये जो तमाम खबरें हैं ना, ये बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए। और फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ा है। आज जिस तरह के नारे लगाए हैं ओवैसी ने राजस्थान में, उससे साफ है कि अब फिलिस्तीन के मुद्दे पर शायद ही कोई चुप रहेगा। आदि का अंत हो गया है, इजराइल के पाप का अंत हो गया है। जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, ये पहले जाति के नाम पर नफरत करते हैं अपने ही लोगों से, और उसके बाद धर्म के नाम पर अब मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। ये नफरती है, इंसानियत के दुश्मन है। और सोचिए किस तरह से इस देश में, किस तरह से, ये देखिए, एक आ गया रमेश पंडित, कह रहा है झूठा नैरेटिव। मैं कह रहा हूं, एक SC/ST OBC से मेरे खिलाफ बुलवा दो कि मैं गलत खबर बता रहा हूं, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो सोचिए किस तरह से जो लोग 2000 सालों से भारत में जाति के नाम पर नफरत कर रहे थे, अब वो मजबूरी में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। न तो इनका धर्म में भरोसा है, न इनका भगवान में आस्था है, और न इनके लिए इंसानियत कोई जरूरी है। ये सिर्फ अपना वर्चस्व, सत्ता। कौन धर्म सिखाता है आपस में बैर रखना? कौन धर्म कहता है दूसरे धर्म के लोगों को गाली दो, मारो, काटो? ये जो भी कर रहा है वो धार्मिक तो नहीं है, लेकिन जो कर रहा है वो धर्म के नाम पर ही कर रहा है। और पूरे दुनिया को, इंसानियत को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो सोचिए, भारत में आज भी मैं फिर कह रहा हूं, भारत में जो गैर बराबरी का जो मेन कारण है वो जातिवाद है। इस देश के किसान, मुस्लिम, दलित, पिछड़ों को समझना चाहिए। और सोचिए, आज भी 10% लोगों को आप 50% टिकट देंगे, ये कैसे चलेगा? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब जगहों पर
SC ST OBC में जितनी जागरूकता, ये सोचिए सोशल मीडिया ना होता तो इजराइल सो कॉल्ड महाशक्ति, सो कॉल्ड पीड़ित, आतंक, हमास से आतंकित था। सच्चाई ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सत्ता बचाने के लिए, चुनाव में हार से बचने के लिए, इस शख्स ने अपने देश पर पहले हमला करवाया और अब फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं, भारत की विदेश, सोचिए अब मालदीव ने कहा कि हम भारतीय सेना को बाहर करेंगे क्योंकि हमें चाइना से डर है, क्योंकि चाइना और भारत का तनाव बढ़ा। सोचिए इस फिलिस्तीन के मुद्दों पर भक्तों की गलती से चाइना और रूस आजकल दोस्त हो गए हैं। एशिया में इनका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन इजराइल के समर्थन कर भक्तों ने चाइना और रसिया के हवाले पूरा एशिया कर दिया। एशिया के सारे देश उसके साथ खड़े हो गए हैं। और आप ब्राजील के साथ झुंझुना बजाइए, वो तो शुक्र मानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर को अब समझ में आ गया और उन्होंने फिलिस्तीन को राहत भी भेजा है और कहा कि हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ हैं। नहीं तो जैसे ही आप इजराइल का समर्थन करेंगे, सारा एशिया आपके खिलाफ हो जाएगा। और अमेरिका और इंग्लैंड किसी का सगा नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। ये आपको कुछ नहीं, एक वीजा नहीं देंगे आपको। आप कनाडा वीजा देता था, उससे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इंग्लैंड और अमेरिका का वीजा लेके दिखा दीजिए, क्या कहता है वो लोग। जर्मनी का वीजा लेके दिखा दीजिए, जबकि 90% जो अप्रवासी भारतीय हैं वो मुस्लिम राष्ट्रों में जाकर नौकरी करते हैं। वहां से हमारा व्यापार, और मुस्लिम राष्ट्र हमें कुछ बेचता नहीं है, हम उसको बेचते हैं, निर्यात करते हैं। और ये चाइना, ये रूस, ये पूरा यूरोप हमें निर्यात करता है। तो खैर ये बात भक्तों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री को समझ में आ गया है और इस जयशंकर को समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन, स्वायत्त फिलिस्तीन के साथ हैं। इससे होगा क्या कि चाइना जो है और रूस मिलकर पूरे मुस्लिम राष्ट्रों से दोस्ती कर लेगा, जो एशिया में सबसे ज्यादा हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि चाइना का और दुश्मन जो है वो पूरा उसका पड़ोसी देश है, जापान, थाईलैंड, वियतनाम। इसीलिए वो चाह रहा है कि मुस्लिम राष्ट्रों से दोस्ती की जाए। नहीं तो चाइना का एक भी दोस्त नहीं था एशिया में, सिवाय अब रूस अब दोस्ती करने लगा है। हमारी पॉलिसी थी, जो हम अमेरिका के साथ नहीं थे, हम रूस के साथ थे, फिलिस्तीन के साथ थे। तो हमारे लिए हमारे दो ही दुश्मन मुल्क थे, एक चाइना का विस्तारवाद और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता है, कर तो चाइना भी कुछ नहीं सकता है। लेकिन चाइना अपने आप को धीरे धीरे इतना मजबूत करा, और अमेरिका चाइना को नीचे करने के लिए भी, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ अपना सोचता है। रूस कम से कम भरोसेमंद पार्टनर था, जो अब चाइना के पाले चला गया है। तो भारत को जब तक आप आधुनिक रूप से जहाज बनाने वाला देश नहीं बनाएंगे, फाइटर विमान बनाने वाला देश नहीं बनाएंगे, और उसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको वैज्ञानिक चाहिए। आपको अब्दुल कलाम जैसे और चंद्रयान जैसे वैज्ञानिक चाहिए। इसरो वाले सब तीनों ओबीसी थे, सरकारी स्कूल से। जब तक इस देश में स्कूल नहीं बनेंगे, कॉलेज नहीं बनेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनेंगे, विज्ञान की पढ़ाई नहीं होगी, जो भक्त हैं यहाँ के, वो पाकिस्तान और फिलिस्तीन की तरह कमजोर देश बना देंगे आपको। आज इजराइल कैसे लड़ रहा है? ताकत के बल पर ना, तकनीक के बल पर ना। लेकिन सोचिए, मैं मानना पड़ेगा फिलिस्तीन के लोग की इच्छा शक्ति। 75 साल से वो कैदी बनकर रह रहे हैं, उसके बाद भी अकेले लड़ रहे हैं। ऐसे देखकर लगता है कि इंसानियत की जीत होगी। तो भक्तों का ज्यादा लोड मत लीजिए, ये लोग वैसे भी दिमाग नहीं लगाते हैं। और देश की क्या दुर्दशा होगी तो आप जान ही रहे, हंगर इंडेक्स में हम 111वें स्थान पर चले गए हैं। और सोचिए, जिस बात में जिनको तालिबान कहते थे ये लोग, उस तालिबान मानने वाला अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान को हरा दिया। तालिबान अब एक चुनी हुई सरकार है। इजराइल इसलिए नहीं जीतेगा क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में आप जीत नहीं सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं जीत पाया, वियतनाम से अमेरिका नहीं जीत पाया। अमेरिका कभी भी अपने पड़ोसी देश क्यूबा पर हमला नहीं करता है। उसी तरह से फिलिस्तीन में घुसते ही इजराइल की दुर्दशा शुरू हो जाएगी। और फिलहाल 100 से ज्यादा करीब देशों ने, जिसमें मुस्लिम राष्ट्र भी और तमाम लोग हैं, वो नाराज हैं इजराइल से और इजराइल का हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।